नाजरीन आदाब, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। आज की खास बात में हम देखेंगे कई अहम कौमी और बैनुल-अक़वामी खबरें। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने पीर की शाम दारुल हुकूमत में एक मीटिंग में दो तरफा आलमी और इलाकाई अहमियत के मौज़ूआत पर तबादला ख्याल किया। दोनों रहनुमाओं ने हैदराबाद हाउस में पहले अकेले बातचीत की, इसके बाद दोनों ममालिक के वफूद की सतह पर मीटिंग की क़यादत की। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने दो तरफा मीटिंग में अपने इब्तदाई कलमात में हिंदुस्तान और रूस की दोस्ती को बेमिसाल करार देते हुए कहा कि दोनों ममालिक के मुनफरिद स्ट्रैटेजिक ताल्लुकात से मुसलसल मजबूती ही आई है। मोदी ने कहा कि कोविड के सबब दरपेश चैलेंजों के बावजूद हिंदुस्तान रूस ताल्लुकात में तोसी की रफ्तार में कोई तब्दीली नहीं आई। हमारी खुसूसी और मुनफरिद स्ट्रैटेजिक शराकतदारी मुसलसल मजबूत तर होती जा रही है। मोदी ने कहा कि पिछले चंद दहाइयों में दुनिया में बहुत सी बुनियादी तब्दीलियां आई हैं और दुनिया ने कई तरह के जियोपॉलिटिकल मसावात को बनते बिगड़ते देखा, लेकिन हिंदुस्तान और रूस की दोस्ती जूं की तुर रही। मोदी ने कहा कि हिंदुस्तान और रूस की दोस्ती वाकई मुनफरिद है और दोनों ममालिक की हुकूमतों के दरमियान ताल्लुकात का एक काबिल एतमाद मॉडल है। इब्तदाई बयान में पुतिन ने कहा कि हम हिंदुस्तान को एक अजीम ताकत, एक दोस्त मुल्क, एक वक्त की कसौटी पर खरे साथी और एक गहरे दोस्त की शक्ल में देखते हैं। दोनों ममालिक के ताल्लुकात वसी हुए हैं और इसमें इसके मुस्तकबिल की जानिब मैं देख रहा हूं। भारत रूस मित्रता एक कांस्टेंट रही है। दोनों देशों ने न सिर्फ एक दूसरे के साथ निसंकोच सहयोग किया है, एक दूसरे की सेंसिटिविटीज का भी विशेष ख्याल रखा है। यह सचमुच इंटरस्टेट दोस्ती का एक यूनिक और विश्वस्त मॉडल है। एक्सेलेंसी 2021 हमारे स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के लिए भी विशेष है। आज हमारे विदेश एवं रक्षा मंत्रियों के बीच 2+2 डायलॉग की पहली बैठक हुई। इससे हमारे व्यवहारिक सहयोग को बढ़ाने का एक नया मैकेनिज्म शुरू हुआ है। रूसी वज़ीर दिफा सरगोई शोयुग से हिंदुस्तानी वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने मुलाकात की। राजनाथ सिंह ने कहा कि हिंदुस्तान और रूस के रिश्ते वक्त के कई इम्तिहानात से गुजर चुके हैं। उन्होंने कहा कि आलमी अमन और तरक्की में इन दोनों मुल्कों ने हमेशा एक अहम रोल निभाया है। राजनाथ की रूसी वज़ीर दिफा के साथ इस मीटिंग में AK-203 राइफल को हिंदुस्तान में ही बनाने को मंजूरी दे दी गई। दोनों वज़रा ने हिंदुस्तान और रूस राइफल्स प्राइवेट लिमिटेड के जरिए उत्तर प्रदेश के अमेठी में इस असॉल्ट राइफल को बनाने के समझौते पर दस्तखत किए। The pandemic, the extraordinary militarization and expansion of armament in our neighborhood, and the unprovoked aggression on our northern border since early summer of 2020 have thrown in several challenges. India is confident of overcoming these challenges with its strong political will and inherent capability of its people. India seeks partners who are sensitive and responsive to India's expectations and requirements. Excellencies, I am glad that despite all these challenges, India-Russia defense engagements progressed in an unprecedented manner in recent. लोकसभा में नागालैंड वाक़े को अफसोसनाक करार देते हुए अपोजिशन जमातों ने पीर के रोज वजीर दाखिला अमित शाह और वजीर दिफा राजनाथ सिंह से ऐवान में इस मामले पर तफसीली बयान देने का मुतालबा किया। वक्फा सिफर शुरू होने से पहले अपोजिशन अराकीन ने नागालैंड में सिक्योरिटी फोर्सेज की फायरिंग में शहरियों की हलाकत का मसला उठाया और उसकी तहकीकात और मुनासिब मुआवजे का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि इस बात को यकीनी बनाया जाए कि मुस्तकबिल में ऐसे वाक़यात रौनुमा न हों। अत्यंत खेद मृतकों के परिवारों के गंभीर संवेदना व्यक्त करती हूँ। कृपया अपनी सीट पर जाएं। आप सभी सुबह में इस विषय पर बयान चाहते थे, अपनी सीट पर जाएं। आपने क्लेरिफिकेशन के लिए नाम दिया, प्लीज सीट पर जाएं। अगर इस पर बहस नहीं चाहते हैं तो STD पर बहस के लिए आपको नाम पुकारा है। प्लीज आप अपनी सीट पर जाएं, वेल में खड़े ना हो। प्रोफेसर मनोज कुमार झा
चाहते, एसडीडी पर बहस भी नहीं चाहते। Assistants adjourned to meet at 11 hours on Tuesday, the 7th December 2021. वजीर दाखिला अमित शाह ने आज नागालैंड के वाक़े पर अफसोस का इजहार करते हुए बताया कि हालात कशीदा मगर कंट्रोल में है। उन्होंने मजीद कहा कि उनकी हुकूमत इस वाक़े में हलाक होने वालों के कुंबों के तई अपनी गहरी ताज़ियत का इजहार करती है। पीर को ऐवान ज़ेरी लोकसभा में इस बारे में बयान देते हुए अमित शाह ने कहा कि हुकूमत वहाँ के हालात पर काबू पाकर माहौल को पुरसुकून करने की कोशिश कर रही है और इसके लिए वो खुद रियासती हुकूमत के साथ मुसलसल राब्ते में है। उग्रवादियों की आवाजाही की सूचना मिली थी। इसके आधार पर सेना के 21 पैरा कमांडो के एक दस्ते ने दिनांक 4/12/2021 की शाम को संदिग्ध क्षेत्र में एम्बुश लगाया था। एम्बुश के दौरान एक वाहन एम्बुश के स्थान के समीप पहुंचा। उसे रुकने का इशारा और प्रयास किया गया। रुकने की बजाय वाहन द्वारा उस जगह से तेजी से निकलने का प्रयास किया गया, जिसके उपरांत इस आशंका पर कि वाहन में संदिग्ध विद्रोही जा रहे थे, वाहन पर गोली चलाई गई, जिससे वाहन में सवार 8 व्यक्तियों में से 6 व्यक्तियों की मृत्यु हुई। बाद में ये गलत पहचान का मामला पाया गया। जो 2 लोग घायल हुए थे उन्हें सेना द्वारा ही इलाज हेतु नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में ले जाया गया। यह समाचार प्राप्त होने के बाद स्थानिक ग्रामीणों ने सेना की टुकड़ी को घेर लिया, 2 वाहनों को जला दिया और उन पर हमला किया। इसके परिणाम स्वरूप सुरक्षा बल के एक जवान की मृत्यु हो गई तथा कई अन्य जवान घायल हो गए। अपनी सुरक्षा में तथा भीड़ को तितर-बितर करने के लिए सुरक्षा बलों को गोली चलानी पड़ी, जिससे 7 और नागरिकों की मृत्यु हो गई तथा कुछ अन्य घायल हो गए। स्थानीय प्रशासन और पुलिस ने स्थिति को सामान्य करने के प्रयास किए हैं। अभी स्थिति तनावपूर्ण लेकिन नियंत्रण में बनी हुई है। पुलिस महानिदेशक नागालैंड और आयुक्त नागालैंड ने दिनांक 5/12/21 को घटनास्थल का दौरा किया। साजिद पुलिस थाने में घटना के बारे में प्राथमिकी दर्ज की गई है और मामले की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए इस मामले को राज्य अपराध पुलिस स्टेशन को जांच के लिए सौंप दिया गया है। इस संदर्भ में एक विशेष जांच टीम एसआईटी का गठन किया गया है, जिसे 1 माह के अंदर जांच पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं। उपरोक्त घटना के पश्चात दिनांक 5/12/21 की शाम में लगभग 250 लोगों की उद्वेलित भीड़ ने मोन शहर में असम राइफल की कंपनी ऑपरेटिंग बेस पर तोड़फोड़ की। भीड़ ने सीओबी के मकान में आग लगाई, जिसके उपरांत असम राइफल की टुकड़ी को भीड़ को तितर-बितर करने के लिए गोली चलानी पड़ी। इसके कारण एक और नागरिक की मृत्यु हो गई और एक अन्य घायल हो गया। प्रभावित क्षेत्र में किसी और अप्रिय घटना को रोकने के लिए अतिरिक्त बलों की तैनाती कर दी गई है। सेना की 3 कोर मुख्यालय द्वारा एक प्रेस वक्तव्य जारी किया गया है, जिसमें निर्दोष नागरिकों की दुखद मृत्यु के घटनाक्रम पर अत्यधिक दुख सेना द्वारा व्यक्त किया गया है। सेना द्वारा इन दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु के कारणों की जांच उच्चतम स्तर पर की जा रही है और कानून के अनुसार समुचित कार्यवाही की जाएगी। घटना की सूचना मिलने पर मैंने तत्काल नागालैंड के गवर्नर और मुख्यमंत्री जी से संपर्क किया। गृह मंत्रालय द्वारा भी नागालैंड के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक से संपर्क किया गया। कल पूरे दिन स्थिति को मॉनिटर किया गया। गृह मंत्रालय द्वारा तुरंत पूर्वोत्तर के प्रभारी अपर सचिव को कोहिमा भेजा गया, जहां उन्होंने आज सुबह नागालैंड राज्य सरकार के मुख्य सचिव एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारियों और अर्धसैनिक बलों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की, स्थिति का विस्तारपूर्ण समीक्षा की है, ताकि
यह सुनिश्चित किया जा सके कि शीघ्र सामान्य स्थिति बहाल हो। यह निर्णय लिया गया है कि सभी एजेंसियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि विद्रोहियों के खिलाफ अभियान चलाते समय भविष्य में ऐसी कोई दुर्भाग्यपूर्ण घटना की पुनरावृत्ति न हो। सरकार स्थिति पर सूक्ष्मता से नजर रख रही है और क्षेत्र में शांति और सौहार्द सुनिश्चित करने के लिए आवश्यकता अनुसार जरूरी उपाय भी किए जा रहे हैं। राज्य प्राधिकारियों ने एहतियात के तौर पर प्रभावित इलाकों में निषेधाज्ञा लागू की है। भारत सरकार नागालैंड में हुई इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना पर अत्यंत खेद व्यक्त करती है और मृतकों के परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करती है। Sir, I strongly condemn this barbaric killing of 17 innocent Indians. I offer their condolences to them. AFSPA is a symbol of oppression, is an object of hate. It should be repealed. And may I know, sir, and may I know from the government, will the government give permission to sanction those killers? They cannot be called men in uniform. They are killers of these people. Will you give them permission to be prosecuted? Will you repeal this AFSA? No country in the world has such barbaric laws. Sir, मेरी सरकार से ये मुतालबा है कि आप 31 दिसंबर के बाद डिस्टर्ब एरियाज एक्ट मत इंक्रीज करें नागालैंड में। क्या इन्फॉर्मर का सर आखिरी क्या इन्फॉर्मर का ताल्लुक चीन से था? क्या करें सरकार? जिम्मेदारी कांग्रेस की क़यादत में हिज़्ब इख्तिलाफ के अरकान ने मुअत्तल अरकान की मुअत्तली वापस लेने का मुतालबा करते हुए पीर को राज्यसभा में ज़बरदस्त हंगामा किया, जिसके सबब ऐवान की कार्रवाई 4 बजे तक के लिए मुलतवी करनी पड़ी। इससे कबल भी हिज़्ब इख्तिलाफ के हंगामे के सबब ऐवान की कार्रवाई 3 मरतबा मुलतवी की गई थी। ऐवान की कार्रवाई 3 बजे जैसे ही शुरू हुई, प्रिसाइडिंग डिप्टी चेयरमैन सुमित पात्रा ने महंगाई के मामले पर खलील मुद्दती बहस शुरू करने के लिए अपोजिशन लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम पुकारा। खड़गे ने कहा कि वो पहले ही अपील कर चुके हैं कि अपोजिशन के जो 12 अरकान मुअत्तल किए जाने के सबब बाहर बैठे हुए हैं उन्हें ऐवान में बुलाया जाना चाहिए, वो भी बहस में हिस्सा लेना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत उन अरकान के बगैर ऐवान चलाना चाहती है, यह जमहूरी निज़ाम में जुर्म के मुतादिफ है। Further clarification required by any member, they will be permitted to raise further clarification. This is a very serious issue, very unfortunate, very sensitive also. So let us keep these sensitivities in mind, at the same time seriousness of the seriousness of the issue, and then move accordingly. The minister is saying. I just wanted to confirm what you just said, that it's a very serious issue. The government is seized of the matter, and the Honourable Minister will make a detailed statement in the afternoon. Sri Brijlal ji demand for establishment of mango plant. Nothing is, it's not, it has been discussed. No, please, Mr. Derek, you can't speak as you like. This is not going on record, please. This is not going on record. You want to hurt the zero hour? You don't want, this is not the way. I am not going to do it under duress, under pressure. And nothing is going on record. You don't want, you want to harm the zero hour. You want to deny the members raising important issues. Very important issues, and also issues. This is not going on record. I am not hearing it also because that has been raised a number of times and answered. Okay. Thank you. Brijlal ji, 0 hour. 0 hour, please. 0 hour. I have called Mr. Brijlal. The house is adjourned. The house is adjourned, sacrificing 0 hour public issues because of some people are not cooperating it, and it will meet at 12 noon. पंजाब के साबिक वजीर आला कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पीर के रोज चंडीगढ़ के सेक्टर 9 में अपनी नई पार्टी पंजाब लोक कांग्रेस के ऑफिस की शुरुआत की। इसके बाद कड़े तेवर दिखाते हुए अमरिंदर ने कहा कि मेरे लिए इंतखाबात का कम वक्त कोई चुनौती नहीं है, इस वक्त पंजाब में मैं ही नंबर 1 कायद हूँ। अमरिंदर ने कहा कि 1980 में अकाली दल के अजीत सिंह सरहदी को 14 दिन में हराया गया था। अकाली दल ने उन्हें 4 महीने पहले कैंडिडेट डिक्लेयर किया था, लेकिन मैं 1.5 लाख वोटों से जीता था। कैप्टन ने पंजाब कांग्रेस के सरबराह नवजोत
नवजोत सिंह सिद्धू के पाकिस्तान से कारोबार शुरू करने की वकालत पर तीखे तेवर दिखाए। उन्होंने कहा कि पहले पाकिस्तान हमारे फौजियों को गोली मारना बंद करे, फिर बात करेंगे। उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी की साबिका अखिलेश यादव हुकूमत पर दलितों का जबरदस्त इस्तेहसाल करने का इल्जाम लगाया और दावा किया कि रियासत में भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत बनने की वजह से कमजोर तबकात के खिलाफ मजालिम का खात्मा हुआ। पीर को अखिलेश के पार्लिमानी हल्के आजमगढ़ की सागड़ी तहसील में मुख्तलिफ तरक्याती प्रोग्रामों का इफ्तिताह करते हुए योगी ने SP सदर पर शदीद हमला किया। यहाँ एक जलसे आम से खिताब करते हुए वज़ीर आला ने कहा कि कुछ लोगों ने बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर के नाम पर सियासत की, लेकिन जब भी गरीबों और दलितों पर मजालिम होते थे तो वो खामोशी इख्तियार करते थे। उन्होंने SP के सीनियर लीडर आजम खान को भी निशाना बनाया और कहा कि याद है जब आजम खान SP हुकूमत में वजीर थे, उस वक्त रामपुर में दलितों को उखाड़ फेंका जा रहा था, तब SP जुल्म कर रही थी और BSP और कांग्रेस खामोश थे। उस वक्त अगर कोई मुश्तइल होता तो वो BJP थी। SP हुकूमत के दौरान अनार की इसकी मुतरादी बन गया था। अंदरूनी मुल्क नारा चलता था, जिस गाड़ी में SP का झंडा हो उसके अंदर बैठा हुआ जाना पहचाना गुंडा समझे। कि 11वीं सदी में महाराज सुहेल देव ने एक विदेशी आक्रांता सालार मसूद गाजी को नाके चने चबाने के लिए मजबूर किया था। उसकी पूरी सेना को रौन करके सनातन हिंदू धर्म की रक्षा करने का काम किया था और उस महान हिंदू सम्राट के नाम पर भारतीय जनता पार्टी ने देश के यशस्वी गृह और सहकारिता मंत्री के कर कमलों से आजमगढ़ में विश्वविद्यालय की स्थापना करके आतंक के कलंक से मुक्त करने और आजमगढ़ को उसकी सही पहचान आर्यमगढ़ देने का काम भी कर दिया है। हुकूमत बिहार ने अपने खर्चे पर जात पर मबनी मरदमशुमारी कराने का फैसला किया। इसका ऐलान पीर के रोज वजीर आला नीतीश कुमार ने किया। जनता दरबार के बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि तैयारी हो चुकी है, बारीक तरीके से जात की बुनियाद पर मरदमशुमारी यानी सेंसस किया जाएगा। बिहार हुकूमत बहुत ही ट्रांसपेरेंट तरीके से इसे कराएगी, किसी भी तरह की चूक नहीं की जाएगी और पार्टी मीटिंग करके इसे आखिरी रूप दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि तमाम सियासी जमातें ही इस बात को लेकर सहमत हैं। हम जल्द एक ऑल पार्टी मीटिंग करने जा रहे हैं। डिप्टी CM और अपनी पार्टी के सभी लोगों से बात कर चुके हैं। जल्द ही एक तारीख तय करके मीटिंग की जाएगी। बता दें कि इससे पहले कर्नाटक हुकूमत ने भी अपनी सतह पर जात पर मबनी मरदमशुमारी कराने का फैसला किया है और ऐसा करने वाला बिहार मुल्क का दूसरी रियासत बन चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र हुकूमत को एक बड़ा झटका देते हुए लोकल बॉडीज इलेक्शंस में OBC यानी अदर बैकवर्ड क्लासेस के उम्मीदवारों को 27% रिजर्वेशन देने के फैसले पर रोक लगा दी है। 23 सितंबर 2021 को महाराष्ट्र के लोकल बॉडीज इलेक्शंस में OBCs को रिजर्वेशन देने के अहकाम जारी किए गए थे और एक इसका ड्राफ्ट बाज़ाब्ता कैबिनेट को मंजूरी के लिए भेजा गया था, जिसे मंजूरी मिल भी गई थी। इसके बाद रियासती हुकूमत ने एक ऑर्डिनेंस जारी करते हुए मुसवदा मंजूरी के लिए गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी के पास भेजा था। कोश्यारी ने इसके कुछ हिस्सों पर एतराज जताया था। इसके बाद उसमें बदलाव करने की तजवीज़ कैबिनेट के सामने रखी गई थी। कोर्ट ने महाराष्ट्र इलेक्शन कमीशन को इस सिलसिले में हुक्म जारी किए हैं। अदालत ने कहा कि ट्रिपल टेस्ट पर अमल किया जाए, बिना OBC रिजर्वेशन के ही ये इंतखाबात करवाए जाएं। गुस्ताखो मलून शिया वक्फ बोर्ड का साबिक चेयरमैन वसीम रजवी आज अपना मजहब बदलकर हिंदू बन गया। पीर की सुबह डासना देवी मंदिर में शिवलिंग पर दूध चढ़ाकर हिंदू सनातन धर्म में अपनी अकीदत उसने जताई। रजवी रात को ही आगरा से डासना देवी मंदिर आया था। डासना मंदिर में नरसिम्हानंद सरस्वती की मौजूदगी में सुबह 10:30 बजे मंदिर के पंडितों ने वैदिक जाप और रसूमात के जरिए उसे सनातन धर्म में दाखिल किया। तब्दीली मजहब के बाद रजवी ने अपना नाम बदलकर जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी रखा। वसीम रजवी ने कहा कि मुझे इस्लाम से बाहर कर दिया गया, मेरे सर पर हर जुमे को इनाम बढ़ा दिया जाता है। आज मैं
सनातन धर्म कबूल कर रहा हूं। उसने कहा कि तब्दील मजहब की यहाँ कोई बात नहीं है। जब मुझे इस्लाम से निकाल दिया गया तो फिर मेरी मर्जी है कि मैं कौन सा मजहब कबूल करूं। हमारे यति नरसिंहानंद गिरी जी ने जो नाम मुझको दिया और उस नाम से मुझे ऊर्जा मिली है। आज मैं इस मंदिर में हूँ, इस मंदिर की पवित्र स्थान से हमें ऊर्जा मिली है। ठीक है। और वो इस्लाम जो हमको बार बार निकाला करता था, हर बात पर निकाला करता था, जब निकाली दिया तो अब हम स्वतंत्र हैं, हम कहीं भी जाएं। जहाँ मोहब्बत मिलेगी, जहाँ हमें इंसानियत मिलेगी, हम वहाँ जाएंगे। हमने सनातन धर्म को इसलिए सुना कि ये दुनिया का सबसे देखिए पुराना धर्म है, सनातन धर्म। और हिंदू समाज जो है हमारा हिंदुस्तान में और दुनिया में कहीं कहीं भी रहने वाला, इनके साथ हमेशा जुल्म होता रहा है, भेदभाव होता रहा है और वो हमेशा मुस्लिम समाज के लोग करते रहे हैं, गर्दनें काटते रहे। हमेशा आज भी हिंदुस्तान में हमारे घर जलाने की ख्वाब देखे जा रहे हैं, हिंदुस्तान को खंडित करने का ख्वाब देखा जा रहा है। ISIS जैसी संगठनें हिंदुओं का कत्ल आम करना चाहती हैं और फिर भी आज भी हिंदू बेफिक्र है, उसको अपने काम काज, अपने घर व्यवहार से छुट्टी नहीं है। तो उनको बताना है, हम यही कहते कि तुम किसी से लड़ो, लेकिन तुमको अपनी रक्षा के लिए तैयार रहना चाहिए, तुमको अपने संविधान, अपनी इज्जत के लिए तैयार रहना चाहिए, तुमको ये मालूम होना चाहिए कि तुम्हारे साथ में पड़ोसी कौन तुम्हारा घर जलाने के लिए कोशिश कर रहा है, तुमको उसको तैयार रहना चाहिए। हम जागरूक करेंगे हिंदुओं को, हम महाराज और हमारी पूरी टीम सब जागरूक करेगी हिंदुओं को। और हम फसाद नहीं करना चाहते, लेकिन कोई हमें मारे ये भी बर्दाश्त नहीं करना चाहते। आज ही का दिन आपने क्यों चुना 6 दिसंबर? देखिए, आज का दिन इसलिए अच्छा दिन है क्योंकि जो बाबर ने भगवान श्री राम को अपमानित करते हुए उनके जन्म स्थान पर एक मस्जिद बनवाई थी, आज महाराष्ट्र में रोंगटे खड़े कर देने वाली ऑनर किलिंग की वारदात सामने आई है। औरंगाबाद की वैजापुर तहसील में एक नौजवान ने मां के साथ मिलकर अपनी हामिला बहन का सिर धड़ से अलग कर दिया। वारदात को अंजाम देने के बाद मुलजिम हथियार लेकर पुलिस स्टेशन पहुंचा और सरेंडर कर दिया। पुलिस ने बयान के बाद उसकी मां को भी गिरफ्तार कर लिया। मां और बेटा दोनों बहन के लव मैरिज करने से नाराज थे। ये वाकया इतवार की शाम को लाड़गांव शिवार गांव में पेश आया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम नौजवान का नाम संकेत संजय मोटे है, जिसकी उम्र 18 साल है, और उसकी मां की उम्र 40 साल है, जिसका नाम शोभा है। दोनों ने मिलकर 19 साल की कीर्ति अविनाश थोरे की एक हथियार से उसका कत्ल कर दिया। संकेत बहन से इतना नाराज था कि उसने बहन को जान से मारने के बाद उसका सिर धड़ से अलग किया। यही नहीं, वारदात के बाद भाई हाथ में खून से सना बहन का सिर थामे घर से बाहर आया और जोर जोर से चिल्लाने लगा कि वो खत्म हो चुकी है। लाड़गांव शिवार में 302 बस्ती में रहने वाले संजय थोरी के बेटे अविनाश ने कीर्ति के साथ घर से भागकर आलंदी में लव मैरिज की थी। कोर्ट मैरिज कर दोनों खेत बस्ती गोएगांव में रहने लगे थे। कीर्ति के अफराद खानदान शादी से खुश नहीं थे, फिर भी लड़की के भाई व मां उसके घर आने जाने लगे। पुलिस ने आगे बताया कि शुरू में लोगों को लगा कि इस शादी को सबकी मंजूरी मिल गई है, मगर लड़की के मायके वालों के मन में कुछ और ही चल रहा था। इतवार को कीर्ति का भाई और उसकी मां उससे मिलने पहुंचे, तब घर के लोग खेत में काम पर गए हुए थे। घर पर कीर्ति और उसका शौहर अविनाश ही थे। अविनाश की तबीयत खराब थी, जिसकी वजह से वो जल्दी लौट गया था। तभी कीर्ति चाय बनाने जैसे ही किचन में गई, पीछे से मां शोभा और भाई संकेत भी आ गए। मां ने कीर्ति को पकड़ा और किचन में ही संकेत ने धारदार हथियार से कीर्ति की गर्दन पर तब तक वार किया जब तक कि उसका सिर धड़ से अलग नहीं हो गया। जब लड़की के शौहर को सामान गिरने की कुछ आवाज आई तो वो दौड़कर किचन में पहुंचा, जहां कीर्ति की लाश 2 हिस्सों में फर्श पर पड़ी हुई थी। इससे पहले कि अविनाश मुलजिम को पकड़ पाता, वो हथियार लहराता हुआ मौके से फरार हो गया। इसके बाद वो पुलिस स्टेशन पहुंचा और सरेंडर कर दिया। चोर के चिल्लाने की आवाज सुनकर पड़ोसियों को मामले की जानकारी हुई और पुलिस को मामले की जानकारी दी गई। बाद में पुलिस ने मुलजिम की मां को भी गिरफ्तार कर लिया। अब बात कोरोना वायरस की। पिछले 24 घंटों में दुनिया भर में कोरोना के 4,25,561 नए मामला दर्ज हुए। इसी दौरान 7,258 लोगों की मौत भी हो गई। इस इजाफे के बाद दुनिया भर में कोरोना से मुतासरीन का मजमूई आंकड़ा 26,63,07,995 हो गया, जबकि अमवात की तादाद बढ़कर 52,74,095 हो गई। दुनिया भर में अब भी
2,11,20,320 अफराद का इलाज जारी है। इसी दौरान अमेरिका की 16 रियासतों में कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन पांव पसार चुका है। इन्फेक्शन के बढ़ते खतरे के मद्देनजर अमेरिका में वैक्सीन की पहली डोज और बूस्टर डोज लगवाने वालों की तादाद में लगभग 66% का इजाफा दर्ज किया गया। अमेरिका के CDC के मुताबिक पिछले महीने के दौरान हर दिन लगभग 9 लाख वैक्सीन की डिमांड के मुकाबले में मौजूदा डिमांड बढ़कर 15 लाख वैक्सीन हो चुकी है। लेकिन अमेरिका को एक और बहरान का सामना करना पड़ा है। वैक्सीनेशन प्रोग्राम चलाने के लिए वर्कफोर्स की बेहद कमी महसूस की जा रही है। हिंदुस्तान में बीते दिन 8,306 नए कोरोना के केसेस मिले और 211 लोगों की मौत हो गई। साथ ही इस दौरान 8,834 लोग रिकवर हुए। फिलहाल 98,416 एक्टिव केसेस हैं। यह आंकड़ा पिछले 522 दिनों में सबसे कम है। कोरोना इन्फेक्शन के चलते अब तक 4,73,000 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं कोविड-19 के खिलाफ वैक्सीनेशन कैंपेन भी जारी है। अब तक 127 करोड़ लोगों को कोविड की वैक्सीन की डोज लगाई जा चुकी है। दूसरी जानिब महाराष्ट्र में पीर के रोज कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के 2 और मामलों की तस्दीक हुई। रियासत में अब जुमला मामलों की तादाद 10 हो गई। इसके साथ ही मुल्क भर में इसके केसेस बढ़कर 24 हो गए हैं। मुल्क की 50% से ज्यादा आबादी को कोरोना वैक्सीन की दोनों डोजेज लग गई हैं। मरकजी वजीर सेहत मनसुख मांडविया ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी थी और लिखा कि हम होंगे कामयाब। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इसे रीट्वीट किया। मोदी ने लिखा कि भारत की वैक्सीनेशन ड्राइव ने एक और अहम पड़ाव पार कर लिया है। कोरोना से लड़ने के लिए वैक्सीनेशन की ये तेजी बनाए रखनी होगी। साथ ही मास्क लगाने और सोशल डिस्टेंसिंग पर अमल करने जैसे प्रोटोकॉल भी फॉलो करते रहने होंगे। टीम इंडिया ने टेस्ट में सबसे बड़ी जीत हासिल करते हुए न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज अपने नाम कर ली। मुंबई टेस्ट में इंडिया ने न्यूजीलैंड को 372 रनों से हरा दिया। रनों के लिहाज से इंडिया की यह सबसे बड़ी जीत है। इस टेस्ट के मैन ऑफ द मैच रहे मयंक अग्रवाल, जिन्होंने पहली पारी में 150 और दूसरी पारी में 62 रन बनाए। मैन ऑफ द सीरीज आर अश्विन को चुना गया, जिन्होंने 14 विकेट लिए और 70 रन बनाए। एक इनिंग में 10 विकेट लेकर तारीख रकम करने वाले एजाज पटेल को अपने मोबाइल में आए मुबारकबादी पैगामात को पढ़ने और उसका जवाब देने की कोई जल्दी नहीं है। वो इन पैगामात को अब क्वारंटाइन में पढ़ेंगे और फिर जवाब देंगे। न्यूजीलैंड के खिलाड़ियों को हिंदुस्तान से वापसी के बाद घर जाने से पहले लाजमी क्वारंटाइन में रहना है। एजाज ने तारीख रकम करने के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि मुंबई में वापस आना और वानखेड़े स्टेडियम में ऐसा करना बहुत खास है। मैं खुदा का शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने मुझे ऐसा करने का मौका दिया। यकीनन ये मेरे क्रिकेट करियर का सबसे बड़ा दिन है। मुंबई टेस्ट में मिली शानदार जीत के बाद टीम इंडिया न्यूजीलैंड को पछाड़कर एक बार फिर से टेस्ट रैंकिंग में पहले पायदान पर पहुंच गई। इंडिया फिलहाल 124 पॉइंट्स इसके पास है, जबकि कीवी टीम के पास 121 पॉइंट है। 124 पॉइंट के साथ इंडिया पहले मुकाम पर और न्यूजीलैंड दूसरे मुकाम पर पहुंच गई है। वहीं वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की बात करें तो टीम इंडिया को ज्यादा फायदा नहीं मिला। पहले भी टीम इंडिया तीसरे मुकाम पर थी, अब भी विराट की टीम तीसरे मुकाम पर ही है। टीम इंडिया का परसेंटेज ऑफ पॉइंट्स 58.33 का है, वहीं टीम को 42 पॉइंट्स मिले हैं। म्यांमार की नोबेल लॉरेट और डेमोक्रेसी को मानने वाली आंग सान सू की को 4 साल की जेल की सजा सुनाई गई। कोर्ट ने उन्हें फौज के खिलाफ अवाम को भड़काने और कोरोना के रूल्स को तोड़ने का मुजरिम पाया। म्यांमार में 1 फरवरी 2021 की रात फौज ने तख्ता पलट करते हुए सू की को हाउस अरेस्ट कर लिया था। मिलिट्री लीडर जनरल मिन आंग हारिंग तब से मुल्क के वजीर आजम है। उन्होंने कहा था कि 2023 में इमरजेंसी खत्म कर दी जाएगी और आम इंतखाबात करवाए जाएंगे। तख्ता पलट के बाद म्यांमार में खूनी संघर्ष हुआ था, इसमें 940 लोग मारे गए थे। नाजरीन, आज की खास बात में बस इतना ही। आपसे कल मुलाकात होगी नई खबरों के साथ, नए एनालिसिस के साथ। फिलहाल दीजिए इजाजत, खुदा हाफिज।